Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about intra-organizational aspect of pricing. तो सबसे पहले प्राइसिंग का मतलब क्या होता है। जब भी हम मार्केटिंग करते हैं तो हमारे 4 इम्पोर्टेंट पी ऑफ मार्केटिंग होते हैं: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। तो प्राइस का मतलब क्या है कि जो भी गुड्स या सर्विसेज आप प्रोवाइड कराओगे उसकी कंसीडरेशन में, उसके बदले में जो अमाउंट आप अपने कस्टमर से लेते हो, दैट इज़ प्राइसिंग। तो प्राइसिंग के अंदर इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल क्या क्या चैलेंजेस होते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। सो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रा का मतलब होता है विद इन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो चैलेंज क्रिएट करती हैं प्राइसिंग के लिए, दैट इज़ इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ प्राइसिंग। अब अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके अंदर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आरएनडी डिपार्टमेंट है। तो ये जितने डिपार्टमेंट हैं, हर एक डिपार्टमेंट का अपना खुद का ऑब्जेक्टिव होता है जो वो अचीव करना चाहते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहता है कि वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी करे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स एंड अवेयरनेस कर सके, नए नए तरीके के प्रोडक्ट आएँ, क्रिएटिविटी हो। और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट चाहता है कि सबके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन रहे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारा चाहता है कि जो हम कर रहे हैं ना वो हमारी लिमिटेड कॉस्ट पे हो। ये चाहते हैं कि क्रिएटिविटी हो, ये चाहते हैं कॉस्ट कम हो। तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, क्योंकि क्रिएटिविटी करोगे तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। और फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या चाहता है कि आपका जो मीन्स फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, जो इनके ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या चाहेगा कि कम से कम पैसे में कॉस्ट कम से कम लगे, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। अब अगर ये बोले मार्केटिंग वाले कि कुछ नया लेके आओ, तो प्रोडक्शन कहती है भाई नया नहीं लेके आएंगे क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट पड़ेगा। फाइनेंस कहता है नया नहीं लेके आ सकते क्योंकि कॉस्ट पे इंपैक्ट पड़ेगा। बट एचआर कहती है कि नए की रिक्वायरमेंट है। तो मीन्स सबका अपना अलग अलग व्यू पॉइंट बन जाता है। तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, एक डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है, और उसकी वजह से प्राइसिंग करने में डिफिकल्टी आती है। दैट आर द इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ प्राइसिंग। ईच डिपार्टमेंट टेंड टू हैव इट्स ओन पर्सपेक्टिव। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का डिसीजन होता है, खुद का ऑब्जेक्टिव होता है, खुद का पर्सपेक्टिव होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्लिक्ट होते हैं। यानी कि सबके ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, झगड़े हो जाते हैं, सबके ऑब्जेक्टिव्स के बीच में क्लैशेज होते हैं, जिसकी वजह से प्राइसिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इम्पैक्ट हमारा क्या है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट। तो पहला है सिलोज एंड कम्युनिकेशन बैरियर। सिलोज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आइसोलेशन, कि हर एक डिपार्टमेंट आइसोलेशन में वर्क करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना अलग काम कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, कोई किसी से इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, सब अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। बस उनका ओवरऑल वर्क कनेक्टेड है कि जो प्रोडक्शन बनाएगी मार्केटिंग को वही बेचना है, प्रोडक्शन तभी कर पाएगी जब फाइनेंस पैसा देगा, ये सारे काम तभी होंगे जब ह्यूमन रिसोर्स होगी। तो सब आपस में कनेक्टेड हैं, बट उनकी वर्किंग क्या है, सेपरेटेड है। और उनकी सेपरेशन की वजह से ही क्या होता है, आइसोलेशन की वजह से ही क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर आ जाते हैं। वो आपस में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते, उनके खुद के ऑब्जेक्टिव क्लैश होने लग जाते हैं। वो कंपटीटर्स के साथ लड़ने की बजाय आपस में एक दूसरे के साथ compete करते हैं कि मेरे को तो उस डिपार्टमेंट से बेटर करना है, उस डिपार्टमेंट से बेटर करना है। तो अनहेल्दी कंपटीशन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से प्राइसिंग सेट करने में डिफ़िकल्टी आती है। बिकॉज जब आप एक प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हो तो वो सभी डिपार्टमेंट की एक एग्रीमेंट कंसेंट के साथ होता है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड सिलोज ये एक चैलेंज क्रिएट करता है। देन सेकंड इज कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव, जो हमने अभी देखा कि हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव अलग हैं, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, और एग्रीमेंट पे आना कि किस प्राइस को हमें फाइनलाइज करना है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। देन नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड डाटा अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी, कि जब भी आप प्राइस को सेट करते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। भाई प्रोडक्शन वाले आपको ये बताएंगे कि कितनी कॉस्ट लगी है बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में। मार्केटिंग वाले बताएंगे कि एडवर्टाइज करने में कितनी कॉस्ट लगी है। एचआर वाले बताएंगे कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, लेबर है, उनकी कितनी कॉस्ट लगी है। एंड फाइनेंस बताएगा कि इस प्रोडक्ट के लिए हमारा बजट कितना है। तो देखो ये सारी चीज़ें, हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी तभी तो हम एक फाइनल प्राइस बता पाएंगे ना कि इस प्राइस पे हमें इस प्रोडक्ट को बेचना है। बट जो हमें डाटा अवेलेबल होता है ना, वो लिमिटेड अवेलेबल होता है, और उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, इतने अच्छे से वो मेंटेन
नहीं होता कि हम एक अच्छे जो प्राइस है उसे डिटरमाइन कर सके। तो जितनी ज़्यादा क्वालिटेटिव डाटा होता है उतना ही बेटर हम प्राइसिंग कर सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम कि हमें कम डाटा अवेलेबल होता है या उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो एक्चुअल में लिखा होता है वो जो परफॉर्म हुआ है उससे बहुत अलग होता है। कितना खर्चा सच में हुआ है और कितना लिखा गया है उसके अंदर डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि फ्रॉड बहुत होते हैं। तो इस वजह से क्या है, हमारी प्राइसिंग के अंदर डिफ़िकल्टी आती है। देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ B2B बाइंग प्रोसेस, कि जो हमारी B2B है, बिजनेस टू बिजनेस बाइंग प्रोसेस है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक शॉप पे गए और एक बिस्किट का पैकेट खरीदा और बात खत्म हो गई। जब दो बिजनेस आपस में डील करते हैं तो लार्ज क्वांटिटी में डीलिंग होती है, ह्यूज अमाउंट एक्सचेंज होता है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और वहाँ पे इन सब मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उस B2B को मैनेज करना, उनकी नीड एंड प्रेफरेंसेस को मैनेज करना, उनके अकॉर्डिंग वर्क करना एक चैलेंज है, जो हमारे प्राइसिंग के अंदर भी एक मीन्स डिस्टेंस क्रिएट करता है। बिकॉज आप दूसरे बिजनेस के साथ डील करोगे तो आपको अपना उनका भी पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा कि कितने रुपए में वो लेने के लिए रेडी होंगे। हमने बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस चार्ज कर दिए तो वो लेंगे ही नहीं, और उसके अकॉर्डिंग आपको अंदर भी देखना पड़ेगा कि आपका भाई खर्चा कितना हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सेट करोगे। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जब आप B2B में डील करते हो, वो भी एक चैलेंज है प्राइसिंग के लिए। देन डायनेमिक मार्केट कंडीशन, कि मार्केट कंडीशन की डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि पेस्टल की वजह से कि हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरनमेंट, मार्केट में कोई चेंज आ रहा है जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्लानिंग है, अंदर जो फोरकास्टिंग्स हैं वो चेंज होती हैं, और वो भी हमारे प्राइस को क्या करती हैं, इम्पैक्ट डालती हैं। आपका प्राइस फॉर एग्जांपल आपने सेल्स फोरकास्ट की कि आने वाले एक महीने में आपकी सिर्फ 100 यूनिट बिकेंगी और आपने पहले से 200 बना रखी हैं, तो आप क्या करोगे, प्राइस को थोड़ा कम कर दोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बिक जाएं और आपका सामान वेस्ट ना हो। तो फोरकास्टिंग के बेस पे भी तो आप प्राइसिंग करते हो, और फोरकास्टिंग किससे अफेक्ट होती है, मार्केटिंग कंडीशन से। तो जो डायनेमिक मार्केटिंग कंडीशंस हैं वो आपकी इंटरनल पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज को इम्पैक्ट डालती है, जिसकी वजह से आपकी प्राइसिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। देन प्राइस ट्रांसपेरेंसी एंड कंपीटिटिव प्रेशर, ये भी एक इशू है। जैसे आपकी दो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप डील कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन आप पिछले 1 साल से डील कर रहे हो, दूसरे के साथ आप 15 साल से डील कर रहे हो। तो भाई जिसके साथ आप 15 साल से डील कर रहे हो उसके साथ आपकी रिलेशन काफ़ी अच्छी हो गई होगी, तो जो सामान आप 100 में दूसरी वाली को बेचते हो वो हो सकता है इसे आप 95 में बेच रहे हो। बट ये बात अगर जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है उसे पता चल गई तो उन्हें क्या लगेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमसे ज़्यादा प्राइजेस चार्ज किए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से रिलेशनशिप में डिफिकल्टी आती है। तो प्राइस को ट्रांसपेरेंट रखना, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज इन इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट। देन रेजिस्टेंस टू चेंज, कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो रेसिस्ट करते हैं, रोकते हैं चेंज को। अगर आप प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करने की कोशिश करते हो तो वो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि एडवर्टाइजमेंट वालों को लगता है हमने पहले से ऐड बना रखी है, अब आप सिर्फ 2 रुपये बढ़ा रहे हो, आपके तो 2 रुपये, हमें पूरी ऐड दोबारा से डिज़ाइन करनी पड़ेगी, उसमें खर्चा आएगा। सेल्स पर्सन को लगता है कि उन्होंने अभी सारे याद कर रखे थे, सारी चीज़ें उनको याद थी कि कौन सा कितने रुपये का है, अब उन्हें फिर से याद करना पड़ेगा। प्रोडक्शन वालों को लगता है अब हम उसके अकॉर्डिंग हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, जैसा चल रहा है ना वो वैसा ही चलते देना चाहते हैं, वो उसे चेंज नहीं करना चाहते, रेसिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से भी एक एडुकेट प्राइस डिसाइड करने में डिफिकल्टी आती है। लैक ऑफ प्राइसिंग एक्सपर्टाइज, ऑब्वियसली हम जब प्राइस सेट करते हैं तो हमारे पास एक एक्सपर्टाइज होनी चाहिए जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, इफेक्टिव प्राइस को सेट कर सकें जो हमारे लिए भी रीजनेबल हो, कस्टमर के लिए भी रीजनेबल हो। बट वो तभी हो सकता है ना जब आपके पास एक्सपर्ट पर्सन अवेलेबल है, बट इतने एक्सपर्ट अवेलेबल होना इज़ ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और इसकी वजह से भी क्या होते हैं, चैलेंजेस आते हैं। एंड चैनल कन्फ्लिक्ट, चैनल कन्फ्लिक्ट तो आएगा ही ना, जितना लंबा चैनल होगा ना उतना ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है, बिकॉज आपके अब हर कोई हर चैनल चाहता है कि उनको क्या मिले, मनी मिले। आप होलसेलर को दे रहे हो, होलसेलर एक अमाउंट ऐड कर देगा, फिर वो रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर अपना मार्जिन ऐड कर देगा, फिर कहीं कस्टमर के पास पहुंच रहा है। तो चैनल कन्फ्लिक्ट, चैनल के अंदर कन्फ्लिक्ट होता है तो वो भी हमारे प्राइस को इम्पैक्ट डालता है। सो दीज आर द इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ प्राइसिंग। Now another topic of today's is relational aspect of business to business price, कि जब हमारे दो बिजनेस आपस में डील करते हैं, देखो जब हम एक कस्टमर हैं जो 1 या 2 यूनिट जाके खरीद रहे हैं, वो भी इम्पैक्ट करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सोचो बिजनेस टू बिजनेस में तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डीलिंग होती है, करोड़ों की डीलिंग होती है, टन्स में सामान एक दूसरे दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक्सचेंज होता है। तो वो दोनों एक दूसरे के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होंगी, उनके सर्वाइवल के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी।
जैसे हम एग्जांपल लेके चलो, मान लो पार्ले इंडस्ट्री है जो बिस्किट बना रही है, जो भी आपके लिए चीज़ें बना रही है, एफएमसीजी का प्रोडक्ट वो बना रही है, तो वो कहीं ना कहीं से तो रॉ मटेरियल लेती होगी ना। तो अब ये कितने ह्यूज क्वांटिटी में बनाती है, उतना ही ह्यूज यहाँ से वो रॉ मटेरियल ले रही है एबीसी मान लो ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का सारा ज़्यादातर मेजर सामान यहाँ सप्लाई हो रहा है, तो कितना प्रॉफिट, कितना सब कुछ इसका इसके ऊपर डिपेंड होगा, पार्ले के ऊपर डिपेंड होगा। उनका सर्वाइवल, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी ग्रोथ पार्ले के ऊपर डिपेंड है। तो इसका मतलब जब दो बिजनेस आपस में डील करते हैं तो उनका जो मेजर एरिया है ना वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है, और उनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस के थ्रू आप किस तरीके से रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हो, वो हमारा होता है रिलेशनल एस्पेक्ट ऑफ B2B प्राइसिंग। तो फर्स्ट इज प्राइस स्टेबिलिटी। अगर आप प्राइस स्टेबिलिटी रखोगे, अपने प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली आप उनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा, आप अपने पर्सनल लेवल पे भी लो, जिस शॉप्स पे आप जाते हो या जहाँ जिस भी प्रोडक्ट को आप परचेज करते हो, एक तो आपका प्रोडक्ट है ऐसा, मान लो A और B दो प्रोडक्ट है, तो एक प्रोडक्ट ऐसा जिसका पहले प्राइस था 50 रुपये, जब आप दोबारा लेने गए तो वो 60 हो गया और अब वो 100 हो गया, तो आप उसे एक बार आके क्विट ही कर दोगी कि इतनी जल्दी इनका प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है। बट एक था जो पहले भी 50 पे आता था, अब भी 50 पे आता है, तो आपको क्या लगता है कि ये स्टेबिलिटी है, तो आप इसको कंटिन्यू यूज़ करोगे, आपके अच्छे रिलेशंस बन जाएंगे इस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ। तो आप प्राइस स्टेबिलिटी के थ्रू क्या कर सकते हो, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप बना सकते हो। देन कॉस्ट सेविंग, कि इस तरीके से प्राइस को सेट करना, इस तरीके से वर्क करना कि दोनों ऑर्गेनाइजेशनल म्यूचुअली बेनिफिट रहें, कि जो सप्लायर है और जो एक्चुअल में परचेज कर रहा है, दोनों की कॉस्ट को बचाया जा सके। दोनों इस तरीके से इतने इफेक्टिवली आप वर्क करो कि दोनों की कॉस्ट बच जाए और दोनों एफिशिएंसी को अचीव कर सके। उसके थ्रू भी आप अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का मतलब क्या है, वैल्यू का मतलब क्या होता है, जब आप एक कस्टमर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है कि वो जो आपसे सामान खरीदेगा ना, वो देखेगा उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, जिसके अंदर साइकोलॉजिकल कॉस्ट, मॉनेटरी कॉस्ट सारी इन्वॉल्व होगी, टाइम कॉस्ट भी होगी, और उससे उसे कितना बेनिफिट मिल रहा है। अगर बेनिफिट ज़्यादा होंगे कॉस्ट से, तभी वो आपके साथ क्या होएगा, परचेज करता रहेगा और रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। तो आपकी जो प्राइसिंग है ना वो वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, कि अगर आप ऐसी प्राइसिंग करो जो कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड करे, उसके बेनिफिट्स को क्या करे, एनहांस करे। और क्या क्या स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन रिलेशनशिप स्पेसिफिक एरिया, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जो रिलेशनशिप स्पेसिफिक एरिया है, ऐसे एरिया हैं जो आपकी रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके सप्लायर्स के साथ, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है उसे बिल्ड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उन एरिया पे इन्वेस्ट करना चाहिए। प्राइस को इतने अच्छे से डिज़ाइन करो कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप उनका ट्रस्ट जीत सको। देन सेकंड इज रिस्क शेयरिंग। जब आप रिस्क शेयर करते हो तो आप सामने वाले को अपने तरफ क्या करते हो, एक तरीके से कंसोल करते हो। दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में अगर रिस्क शेयर करेंगी तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, उन्हें लगेगा कि हमारे अकेले के ऊपर सारा बर्डन नहीं है, जिसकी वजह से उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन की जा सकती है। इन B2B ट्रांजेक्शन बोथ पार्टीज ऑफन शेयर सर्टेन रिस्क सच एज मार्केट फ्लक्चुएशन, सप्लाई चेन डिसरप्शन। तो जो दोनों बिजनेस होते हैं ना वो आपस में रिस्क शेयर करते हैं कि मार्केट में चेंज होगा तो हम प्राइजेस में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे कि अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा ही ड्रास्टिक चेंज हो रहा है तो हम प्राइजेस को भी चेंज कर लें। तो जब आप रिस्क शेयरिंग करते हो तो उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, अपनी रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी रखो। ट्रांसपेरेंसी यानी कि किसी चीज़ को छुपाओ मत। जो भी आप प्राइस बना रहे हो कि ये प्राइस है तो वो पर्टिकुलर इतना प्राइस क्यों है, उस चीज़ की आप ट्रांसपेरेंसी रखते हो, सब चीज़ें उसे बताते हो सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप उनका ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो और उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो। वैल्यू एडेड सर्विसेज आपको करनी चाहिए। एज आई सेड कि आपको वैल्यू ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी सर्विसेज के अंदर उन चीज़ों को ऐड करो जिससे कस्टमर का बेनिफिट एनहांस हो, उसके थ्रू आप रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हो। और रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी चाहिए, ऑन गोइंग होनी चाहिए। वो एक बार ऐसा नहीं कि आज आपने रिलेशनशिप पे फोकस किया फिर आपको लगता है कि आज अच्छी रिलेशनशिप है तो हमेशा रहेंगी, नहीं, लगातार ऐसे करते रहो ताकि आपकी अच्छी रिलेशनशिप बनी रहे। तो वो हमारा क्या होता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट सर्विसेज। नाउ एक छोटा सा टॉपिक है बिड प्राइसिंग। बिड का मतलब क्या होता है, बोली लगाना। वही हमारी क्या होती है, बिड प्राइसिंग, कि जब आप अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बोली लगाने के, ऑक्शन के थ्रू डिसाइड करते हो, दैट इज बिड प्राइसिंग और ऑक्शन प्राइसिंग। तो ऑक्शन 3 तरीके के होते हैं, इंग्लिश ऑक्शन, डच ऑक्शन एंड सील्स बिड ऑप्शन। तो सबसे पहले इंग्लिश ऑक्शन क्या होता है। तो इंग्लिश ऑक्शन का मतलब क्या है कि जैसे आपका एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, कि आपका एक सेलर है और नंबर ऑफ बायर्स हैं, ये भी खरीदना चाहता है, ये भी खरीदना चाहता है, ये भी खरीदना चाहता है और ये भी
और ये भी, इसके हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग भी बोलते हैं इंग्लिश ऑक्शन को। मीन्स असेंडिंग का मतलब क्या है, जो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये सेलर एक ही है, इसका मतलब इन्हें खरीदना इसी से पड़ेगा और कहीं ये प्रोडक्ट उन्हें मिलेगा ही नहीं। और इतने ज़्यादा बायर हैं तो फिर वो किसे सेल करेगा, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिड लगाएगा। मान लो इसके पास जो प्रोडक्ट है, इसने बोला कि 50 रुपये में मैं लेने के लिए रेडी हूँ, इसने बोला 70 में, फिर इसने बोला 100 में, इसने बोला 200 में और इसने बोला 500 में। तो सिंपल सी बात है ना, वो 500 वाले को बेचेगा क्योंकि वहाँ पे उसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो जब वो हायर साइड मूव करता है, दैट इज़ इंग्लिश ऑक्शन। सो इंग्लिश ऑक्शन का मतलब क्या है, जब क्या है, वन सेलर है और नंबर ऑफ बायर हैं और सिर्फ उसी सेलर के पास वो प्रोडक्ट है, बस वही सप्लायर है, तो असेंडिंग बिड चलती है। असेंडिंग यानी कि जो छोटे से लेके ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है, बढ़ते क्रम में वो चलती हैं और जो सबसे हाईएस्ट बिड लगाता है उसको वो क्या होता है, सेलर बेच देता है। देन हमारा आता है डच ऑक्शन। डच ऑक्शन दो तरीके का होता है, व्हेन वन सेलर एंड नंबर ऑफ बायर और व्हेन वन बायर एंड नंबर ऑफ सेलर। तो पहला केस क्या है, जो पुराने वाले जैसा ही है कि एक सेलर है और नंबर ऑफ बायर है, बट फिर भी ये क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। अब वो कैसे होता है, एक सेलर है, नंबर ऑफ बायर है, बट वो जो ये ऐसा नहीं है कि इकलौता ही सप्लायर है, यहाँ पे ये एक सेलर है बट कहीं और दूसरा होगा। अगर ये जहाँ ज़्यादा प्राइस में बेचेगा तो जो बायर है वो क्या करेंगे, क्विट कर देंगे कि अभी हमें ये नहीं खरीदना, कहीं और जाके खरीद लेंगे। तो इसमें क्या करेगा, सेलर अपना एक प्राइस बता देगा, ठीक है, कि ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। देन उस प्राइस से जो सबसे लोवेस्ट मीन्स लो प्राइस चलते रहेंगे, जो हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में वर्क करेंगे, और उसके बाद क्या किया जाएगा, जो लोवेस्ट होंगे उसको वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि वन सेलर एंड मैनी बायर। ऑक्शनर अनाउंस है हायर प्राइस, कि सेलर ने एक हायर प्राइस बता दिया कि वो 1000 रुपये में अपने इस प्रोडक्ट को बेच रहा है, और अ प्रोडक्ट देन स्लोली डिक्रीजेज द प्राइस अंटिल द बिडर एक्सेप्ट द बिड। कि जब तक, मान लो ये सेलर था, सिर्फ इसके पास ये प्रोडक्ट है जो वो 1000 रुपये में बेच रहा है, बायर भी है इसके पास, बट 1000 में खरीदने के लिए कोई भी रेडी नहीं है, तो वो अब 1000 से ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ जाएगा। अब वो उसे 800 का करेगा, फिर 700 का करेगा, जब तक कोई ना कोई बायर उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता। वो हमारा होता है वन सेलर एंड मैनी बायर इन डच ऑक्शन। देखो एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो कि जब इंग्लिश ऑक्शन होता है ना, तो वो असेंडिंग बिड्स होती हैं, यानी कि बढ़ती हैं। जब वन सेलर था तो उसने अगर वो पहले 1000 में बेच रहा है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगी, जो बायर सबसे ज़्यादा पे करेगा उससे वो क्या कर देगा, सेल कर देगा। कि मान लो ये सेलर है, इसने बोला ये 1000 में ही खरीदने को रेडी है, इसने बोला तो चलो ठीक है मैं 2000 दूंगा, और इसने बोला मैं 5000 दूंगा। तो असेंडिंग हुई ना, बढ़ती रही, और सबसे ज़्यादा जिसने दी उसे आपने बेच दिया। डच ऑक्शन में वो डिसेंड होंगी, यानी कि कम होंगी। तो इसने बोला था कि ये 1000 में दे रहा है, बट कोई भी बायर 1000 में लेने के लिए रेडी नहीं था, तो इसने बोला कि चलो ठीक है मैं 800 में दे दूंगा। तो ये कहता है 800 में भी कोई रेडी नहीं है, 700 में दे दूंगा। 700 में अगर बायर रेडी हो रहा है तो वो 700 में बेचता है। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो उसने पहले बोला था उसके बाद वो क्या कर रहा है, डिसेंड कर रहा है, कम होते आ रहा है, उस तरीके से वर्क कर रही है। तो वो हमारी होती है डच ऑक्शन, व्हेन वन सेलर एंड मैनी बायर। व्हेन डच ऑक्शन वन मैनी सेलर और वन बायर, ये भी सामान बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, और खरीदने वाला सिर्फ एक है, बायर को ही चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि बायर्स बोलेगा कि मुझे ये सामान चाहिए। अब सेलर कहेगा मेरे पास ये 1000 रुपये का है, इसके पास ये 800 का है, ये कहेगा तो चलो मेरे पास मैं 700 का बेचने के लिए रेडी हूँ। तो इसमें भी तो कम ही हो रहा है ना, कि जितना जो सबसे कम बोली लगाएगा बायर तो उसी से जाके खरीदेगा, जहाँ पे सबसे सस्ता सामान हमें मिलेगा हम तो वहीं से खरीदेंगे। तो वो हमारा क्या होता है, डच ऑक्शन, व्हेन मैनी सेलर एंड वन बायर। फिर लास्ट होता है हमारा सील्स बिड ऑक्शन। सील्स बिड का ऑक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक बार जो बिड आपने सबमिट कर दी ना, वो कर दी, आप उसके बाद उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे इंग्लिश ऑक्शन और डच ऑक्शन में आप चेंज कर सकते थे। आपने सबसे पहले बोला कि 1000 रुपये में आप सामान बेच रहे हो, आपने देखा दूसरे ने उसका प्राइस 800 कर दिया, तो आप 700 कर सकते हो, जो सबसे, फिर वो बायर का डिपेंड करता है कि वो किससे खरीदेगा। बट सेल्स बिड में आप ऐसा नहीं कर सकते, एक बार आपने जो बिड लगा दी वो लगा दी। ज़्यादातर गवर्नमेंट के केसेस में ऐसा होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जब मान लो गवर्नमेंट को कोई डैम बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, तो डैम के लिए वो क्या निकालते हैं, ऑक्शन निकालते हैं कि आप बिड लगाओ। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो एक चिट पे अपनी अपनी बिड लिख के दे देते हैं, और फिर जो सबसे स्मॉलेस्ट बिड होती है ना, गवर्नमेंट उसे क्या कर लेती है, सेलेक्ट कर लेती है कि भाई सबसे सस्ते में हमें ये काम कौन करके दे रहा है, जिसमें वो चेंज नहीं करते। तो वो हमारी होती है सील्स बिड ऑक्शन। तो देखो क्या था, सबसे पहले सील्स बिड का तो मतलब सिंपल सा है कि आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार आप प्राइस लिख के दे दो भाई इतने में हमारा हो सकता है, फिर जो गवर्नमेंट या फिर जो भी अथॉरिटी होती है वो सबसे जो लोवेस्ट आती है उसे सेलेक्ट कर लेती है। डच ऑक्शन और इंग्लिश ऑक्शन का मतलब क्या है, इंग्लिश ऑक्शन में हम असेंडिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ेंगे, कि इसके अंदर हमारा क्या होगा,
एक हमारा जो सेलर है और मल्टीपल बायर है। तो अगर सेल करने वाला एक है, सप्लायर एक ही है, तो जो सबसे ज़्यादा प्राइस देगा उसी को वो बेचेगा। डच ऑक्शन में दो होते हैं, एक की सेलर एक है और बायर अनलिमिटेड है, एक बायर एक है और सेलर अनलिमिटेड है। अगर बायर एक है और नंबर ऑफ सेलर्स हैं तो बायर किससे खरीदेगा, जो सबसे कम लगाएगा, इसलिए वो डिसेंडिंग में। और नंबर ऑफ हमारे क्या है, बायर्स हैं और सेलर एक है, फिर भी वो डिसेंडिंग कब चलता है, जब बायर रेडी ही नहीं होते लेने के लिए, कि हम तो तभी लेंगे जब थोड़ा नीचे आएगा। तो उसने 1000 लगाया, उसने देखा 1000 में कोई नहीं खरीद रहा, तो 900 किया, फिर 800 किया, 800 में खरीदने के लिए रेडी हुए, तो वो हमारा होता है डच ऑप्शन का सेकंड ऑप्शन। नाउ इसमें किस तरीके से वर्किंग होती है कि हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हाँ, क्या हमें बिड के थ्रू प्राइस डिसाइड करना है या नहीं करना। नहीं करना तो बात वहीं खत्म हो जाती है। अगर हम बिड के थ्रू प्राइस डिसाइड करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। बिड नियर कोस्ट, कि हम बिल्कुल कोस्ट के आसपास बिड लगाना चाहते हैं, कि हमें बनाने में 1000 रुपये लगे तो हम 1000 रुपये, 1000, 10, 20 इतने में बेचना चाहते हैं। बिड फॉर रीजनेबल प्रॉफिट, कि हम थोड़ा उसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, कि 1000 में बनाए तो 1100 के आसपास बिड लगाते हैं। और बिड हाई, कि हमने 2000 की लगाई, कि हम हाई प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो बिड हम 3 तरीके से लगा सकते हैं, नियर कोस्ट, रीजनेबल प्रॉफिट एंड हाई। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।